सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। यहाँ एक विषय जो अभी बताया दीपा बिटिया ने कि महिलाएं ही अपने परिवार और बच्चों का भाग्य लिखती हैं, इसलिए अपने परिवार और बच्चों का अच्छा भाग्य लिखने के लिए महिलाओं का जागृत होना, शिक्षित होना, दीक्षित होना, प्रशिक्षित होना आवश्यक है, जरूरी है। तो ये विषय है और इस विषय पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हम महिलाएं बच्चों का भाग्य लिखती हैं। ये मैंने पहले भी एक अपने प्रोग्राम में, अपने इस कार्यक्रम में बात रखी थी कि महिलाएं बचपन से ही अपने बच्चों को समझ देती हैं, संस्कृति देती हैं, सभ्यता सिखाती हैं और यही कार्य अन्य विचारधारा की महिलाएं भी करती हैं। तो शायद हम महिलाएं, यानी कि हम SC, ST, OBC समाज की महिलाएं या दलित, शोषित, वंचित वर्ग की महिलाएं इस कार्य को उतना अच्छे ईमानदारी से और अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही हैं, तभी हमारे बच्चे हमसे अलग दिशा में जा रहे हैं। संविधान और बाबा साहब के जो बताए रास्ते हैं उनसे भटक रहे हैं, इसीलिए वो कहीं रैलियों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो कहीं जातिवादी प्रथाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। तो यहाँ जो महिलाओं का विषय है कि महिलाएं भाग्य लिखती हैं, तो वो सारी समझ उनको देती हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वो समझ देती हैं और जिन पर महिलाओं को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सबसे जो मुख्य महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट मैंने नोट किए जो मुझे समझ आए कि जिन पर हमें बहुत आवश्यकता है ध्यान देने की, वो है पहला पॉइंट, पहला जो नंबर मैं दे रही हूँ वो शिक्षा का, जिसे हमारे ज्योतिराव फूले ने भी महत्वपूर्ण समझा और बाबा साहब ने भी उसको अपने 3 मंत्रों में पहला स्थान दिया, वो है शिक्षा का स्थान। हम महिलाएं अभी तक बच्चों को केवल स्कूल भेजती आई हैं, लेकिन हमने ये नोट नहीं किया कि हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उस स्कूल में जाकर वो कैसे अपने अपना कैसा योगदान, अपना कैसा मार्क्स ला रहे हैं, कैसी शिक्षा वो ले पा रहे हैं या किस पोजीशन पर वो हैं स्कूल के अंदर। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे वहाँ क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितने मार्क्स ला रहे हैं। और ये चीज़ें हम बच्चा जो ट्यूशन जाता है, कोचिंग जाता है, तो ये चीज़ें वहाँ पर भी लागू होती हैं। तो हमें ये चीज़ें कैसे समझनी होंगी, कैसे हम जान पाएंगे? तो इसके लिए हमें पहले बच्चों पर ध्यान देना है कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, किस पोजीशन में है। इसके लिए हमें स्कूल के या ट्यूशन के या कोचिंगों के टीचरों से बात करनी होगी कि हमारा बच्चा कैसा है, क्या पढ़ रहा है। अगर वो समझ रहा है, सही दिशा में जा रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है, अच्छे ढंग से समझ पा रहा है, तो हम समझेंगे कि हमारा बच्चा ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहा है, वो 100 में से 5, 10, 20, 30 नंबर ला रहा है, तो फिर हमें प्रश्न करना होगा उनके टीचरों से, उनके कोचिंग देने वाले टीचरों से कि कहाँ समस्या है, हमारा बच्चा क्यों नहीं समझ रहा है। तो ये प्रश्न हमें रखने होंगे, इस पर हमें बहुत ध्यान देना होगा। शिक्षा तो पहला ही पॉइंट था जिसको हमारे महापुरुषों ने भी लिया। दूसरा पॉइंट मैंने देखा कि संगति, जितनी महत्वपूर्ण शिक्षा है उससे भी कहीं महत्वपूर्ण हमारे बच्चों की संगति है। संगति पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी कि यहाँ जो कल इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ और आज भी लगातार हो रहा है कल से, तो ये इतनी जो अच्छी व्यवस्था हुई, इतना अच्छी सुविधा हुई, इतना अच्छा वार्तालाप हम लोगों ने एक दूसरे को आदान प्रदान किए विचार, तो ये जो जागरूकता का कार्यक्रम, वैज्ञानिक सोच पैदा करने का कार्यक्रम जो चल रहा है, ये हमारे जो लोगों ने लगाया, हमारे साथियों ने किया है, इसमें योगदान दिया है, वो संगति, वो हमारे विद्वान लोगों की संगति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह जैसे विद्वान लोगों की संगति के कारण ऐसा संभव हो पाया। तो शिक्षा हमारी चाहे थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन संगति अगर हमारी विद्वान लोगों के साथ हो जाए, समझदार लोगों के साथ हो जाए हमारे बच्चों की, तो हमारे बच्चे भी विद्वानता की रास्ते पर आगे बढ़ चलेंगे। तो संगति बहुत जरूरी है और इसके लिए तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि एक संगति ही
जानवर भी इतना नुकसान नहीं कर सकता। जंगली जानवर केवल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक मित्र जो बुरी संगत का मित्र है, बुरी विचारधारा का मित्र है, वो हमें कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। वो हमारा मानसिक नुकसान करता है, हमारा आर्थिक नुकसान भी करता है और कई तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे मित्र से हम अकेले रहना ज़्यादा बेहतर है, ये तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा। तो इसलिए संगति, अपने बच्चों की संगति पर नजर रखनी चाहिए महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं ही बच्चों का भाग्य लिख रही हैं, वही बचपन से उनकी देखभाल कर रही हैं, उनका पालन पोषण कर रही हैं। तो महिलाओं को इसके प्रति भी जागरूक रहना होगा कि हमारे बच्चों की संगति कैसे बच्चों के साथ है, कैसे लोगों के साथ है। अब संगति पर हम कैसे देखें कि संगति एक जगह तो बच्चा रहता नहीं है, स्कूल में रहता है, तो स्कूल में भी हमें ये नोटिस करना होगा, ये ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे जिन बच्चों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, या समय व्यतीत कर रहे हैं या पढ़ लिख रहे हैं, तो वो कैसी विचारधारा के हैं, कैसे हैं। इसके साथ साथ हमें पड़ोस के बच्चों में भी नजर रखनी है, क्योंकि बच्चों की संगति आस पड़ोस में भी होती है। तो वो पड़ोसियों के बच्चे कैसे हैं जिनके साथ हमारा बच्चा खेल रहा है, समय व्यतीत कर रहा है। और इसके साथ साथ हमें अपने रिश्तेदारों में भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे रिश्तेदार सभी फूले अम्बेडकरी विचारधारा से प्रभावित नहीं हैं। आज भी हमारे परिवार हमसे विरुद्ध विचारधारा में जुड़े हुए हैं। तो हमारे बच्चों की लगातार फोनों पे, व्हाट्सएप पे रिश्तेदारों के बच्चों से टच में रहते हैं, तो वहाँ से वो क्या सीख रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इस पर भी हमें नजर रखनी होगी। तो ये दूसरा पॉइंट था मेरा, संगति, जो शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो हमें महिलाओं को देखना है, जिस पर जागरूक रहना है, जिस पर सचेत रहना है, वो है बच्चों का स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे, अपने उद्देश्य की पूर्ति में मतलब अपने लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा, खान पान अच्छा तो शरीर अच्छा। कहते हैं शरीर अच्छा तो मन अच्छा, यानी शरीर के साथ हमारा मन भी जुड़ा हुआ है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, तो हमारा मन भी अच्छा होगा, और शरीर मन दोनों अच्छे होंगे तो हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों को अच्छा भोजन दें, बीमारी युक्त शरीर, स्वस्थ शरीर, अच्छा शरीर एक अच्छे परिवार की पहचान भी है। और चौथा जो हमारा पॉइंट है मेरा, वो है कि इन सब के साथ साथ हमें अपने बच्चों को प्रशिक्षण भी दिलाने होंगे, हाथ के हुनर भी दिलाने होंगे, उन्हें कुछ स्किल उनके अंदर डेवलप करानी होगी, उनको कुछ स्किल सिखानी होगी जो हाथ के हुनर हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं। क्योंकि अभी जो वातावरण है, अभी जो परिस्थिति है, वो हम देख रहे हैं कि हमारे लोगों के पास रोजगार उपलब्ध नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन अब वो पढ़े लिखे बच्चों को खपाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ बच्चे, क्योंकि रोजगार तो है नहीं। तो इसलिए अब रोजगार नहीं है तो हमें अपने कुछ काम देखने होंगे, अपने कुछ काम करने होंगे, जिसके लिए हमें ये स्किल हमारे बच्चों को सिखानी चाहिए। क्योंकि जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता है, और धन के लिए रोजगार की आवश्यकता है, और रोजगार सरकार हमें दे नहीं रही है। तो इसलिए हमें अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ें सिखानी होंगी। तो इसके लिए भी महिलाओं को जागरूक रहना होगा। तो ये चीज़ें जो मैंने चार पॉइंट यहाँ रखे, इन पर हमें बहुत ही सचेत होकर, जागरूक होकर अपने बच्चों पर बचपन से ही ध्यान देना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर हमारे बच्चे दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। जो रास्ते उन्होंने स्थापित कर रखे हैं, जो तरीके उन्होंने बना रखे हैं, हमारे बच्चे फिर उस तरफ चले जाएंगे। और जैसे 4 पॉइंटों पर मैंने भी बताया कि इन पर महिलाओं को बहुत सचेत होकर ध्यान देना है, ऐसे ही 4 पॉइंट हैं जिन्हें हमें बहुत सचेत होकर अपने बच्चों को बचाना है। वो 4 पॉइंट, पहला पॉइंट है शराब, कि हमारे बच्चे, हमारा दलित समाज, हमारा पिछड़ा वंचित शोषित समाज, इनके युवा हैं जो, वो अधिकतर नशे की ओर चले जाते हैं। जो ये शराब के ठेके हैं, हम देखते हैं कि हमारे ही बस्तियों के आसपास खुले हमें नज़र आते हैं अधिकतर। और इनमें जो लाइनें लगी होती हैं, वो किसकी लगी होती हैं? जरा सोचिए, क्या किसी उद्योगपतियों के बच्चों की हैं वो लाइनें, या किसी राजनेताओं की हैं वो लाइनें, या
पढ़े लिखे जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, समझदार हैं, जो जानते हैं कि ये हमारा नुकसान करने वाली चीज़ है, क्या उनके बच्चे उन लाइनों में लगे हैं? नहीं, इसमें हमारे ही बच्चे इन शराब के ठेकों की लाइनों में लगे हुए हैं, जिससे वो अपना धन खराब कर रहे हैं, अपना तन खराब कर रहे हैं, अपनी मानसिक स्थिति को खराब कर रहे हैं और घर के माहौल को भी खराब कर रहे हैं। तो इससे हमें बचाना है। ये पहला पॉइंट, ये बचाने वाला पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इनकी छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे खोखे जो अधिकतर हमारी बस्तियों में मिलते हैं, बस्तियों के बीचों बीच मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमारे लोगों को इस नशे की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है बहुत तेज़ी से, और हमारा समाज इस तरफ जा भी रहा है। हमारी माताएं बहनें सोचती हैं कि ये तो आजकल सभी कर रहे हैं, हमारे बच्चे ने कर लिया तो क्या है, 5-10 रुपये का एक गुटखे का पैकेट ही तो आ रहा है। मगर उस 5-10 रुपये का जो गुटखे का पैकेट है वो कितना नुकसान कर रहा है, इस पर भी ध्यान दीजिए। महिलाओं के लिए बोल रही हूँ मैं खास तौर पे, कि इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमारा बच्चा वो खा रहा है, फिर मुंह का कैंसर हो रहा है, कैंसर के इलाज में लाखों रुपए खर्च कराए जा रहे हैं, परिवार की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है। तो वहाँ उन दुकानों में या उन खोखों की तरफ वो लाइन ना बढ़ के शिक्षा की ओर बढ़े। अब शिक्षा जो हमें बाबा साहब ने बताई थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, तो ये शिक्षा वो नहीं है जो हम स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ABCD पढ़ना या जो वहाँ पढ़ाया जा रहा है। आजकल तो शिक्षा की भी नई नीतियाँ तैयार हो रही हैं कि शिक्षा में कहीं रामायण, कहीं महाभारत, कहीं गीता पढ़ाई जा रही है। तो लोगों को वैज्ञानिकता की ओर से हटाकर धर्मांधता की ओर शिक्षा के रास्ते से ले जाया जा रहा है। तो मैं उस शिक्षा की बात नहीं कर रही हूँ, और ना ही बाबा साहब ने उस शिक्षा की बात की थी। बाबा साहब ने सामाजिक शिक्षा की, सामान्य सामाजिक ज्ञान की बात की थी। तो उसी शिक्षा को हम कहाँ से लें, क्योंकि हमें स्कूलों में तो वो पढ़ाई नहीं जा रही, तो हम कहाँ से लें? तो ये आयोजन वैसी ही शिक्षा हमें दे रहे हैं। ये जो लगातार आयोजन हो रहे हैं, SC ST OBC लोग हमारे इस तरह के आयोजन लगातार करते रहते हैं, तो हमें अपने बच्चों को वहाँ ले जाना चाहिए ताकि उन्हें ये सामान्य सामाजिक शिक्षा मिल सके। और तीसरा जो मेरा पॉइंट था वो था जुए के अड्डे और ताश खेलने वालों के ग्रुप। अभी मैं अपना ही अनुभव बताती हूँ कि हम कभी कभी जैसे सर्दियों का मौसम है तो धूप सेकने के लिए पार्क में निकल जाते हैं, तो देखते हैं कि हमारे वहाँ थोड़े उम्र दराज बुज़ुर्ग लोग अपना ग्रुप बनाकर बैठे हैं, पार्क में धूप सेक रहे हैं और साथ साथ ताश खेल रहे हैं। तो ये मैसेज क्या जा रहा है हमारे युवाओं के लिए? तो ये हमारे बुज़ुर्ग लोगों को, हमारे जो थोड़े मैच्योर लोग हैं, जो उम्र दराज हैं, उनको सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। एक तरफ उनका ग्रुप है, उनसे 10-20 कदम दूरी पर ही हमारे युवाओं का ग्रुप भी होता है, और वो भी इसी कार्य को कर रहे हैं। अब वो टाइम पास के लिए कर रहे हैं या पैसे के लिए कर रहे हैं, ये तो वो जाने। लेकिन मैंने जो देखा और जो अनुभव किया, मैंने इस पॉइंट को फिर यहाँ नोट किया कि हमारे ये जो जुए खाने बने हुए हैं, ये जो जुए के अड्डे हमारे लोगों ने बना रखे हैं। सवर्ण समाज का कभी कोई व्यक्ति नहीं दिखेगा, उनका उम्र दराज भी अपने काम को लगातार मेहनत से और ईमानदारी से कर रहा है, अपने समाज को विकसित करने के लिए, अपने समाज की प्रगति के लिए। लेकिन हमारे तो समाज के लोग, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ से भी हमें अपने बच्चों को बचाना है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा, वो था कि जेल खाने और बड़े तरह से जो इन्होंने बनाए हुए हैं। तो जेल और जेल खाने ये किसके लिए बने हुए हैं? जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब के अड्डे किसके लिए थे? हमारे लोगों के लिए। ऐसे ये जेल खाने भी आज हमारे ही लोगों के लिए हैं। आप जाकर देखेंगे कि हमारे SC ST समाज के लोग ही इसमें ठूस कर भरे हुए हैं, अधिकतर मात्रा में। अधिकतर क्या, मतलब 100% हमारे ही लोग हैं वहाँ। तो हमारे लोग कैसे पहुँचते हैं? ये जो मैंने कारण गिनाए कि शराब के ठेके, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशे की जो चीज़ें हैं, जो जुए हैं, ये इन्हीं में उलझकर हमारे लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। कहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं, कहीं व्यभिचार करते हैं, और उन्हीं के द्वारा वो पकड़े जाते हैं और जेल में ठूसे जाते हैं। और कहीं कहीं तो ये भी देखने को मिलता है कि कुछ नहीं किया होता हमारे लोगों ने, लेकिन जबरन उनको पकड़ के कोई ना कोई उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर भी उन्हें ठूस दिया जाता है जेलों के अंदर। तो ऐसी व्यवस्थाओं से जो कर रखी हैं स्वर्ण समाज ने हमारे लोगों के लिए, तो ऐसी व्यवस्थाओं से
हमें अपने बच्चों को बचाना है। और बचाएंगे तब जब हम महिलाएं खुद जागरूक होंगी, शिक्षित होंगी, दीक्षित होंगी, प्रशिक्षित होंगी। और महिलाओं को शिक्षित और दीक्षित होने के लिए अपने महापुरुषों की किताबों को पढ़ना होगा। अगर आप कहीं जा नहीं सकते तो किताबें खरीदिए। जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि पुस्तकालय घर में होने चाहिए, तो पुस्तकालय में हमारे महापुरुषों की किताब होनी चाहिए। सवर्णों के घरों में रामायण, गीता, महाभारत, वेद, पुराण सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमारे घर में हमारे महापुरुषों की किताबें हमें हमारे ही घरों में नहीं होती। उनकी किताबें तो मिलेंगी हमारे घरों में, लेकिन हमारे महापुरुषों की किताबें नहीं मिलती। तो महिलाएं अपने महापुरुषों की किताबें पढ़कर इस समझ को डेवलप करेंगी, जागरूक बनेंगी और अपने बच्चों को भी इन जो मैंने पहले चार पॉइंट गिनाए थे उन पर उनको ध्यान रखेंगी, उन पर फोकस करेंगी, उनके अंदर वो चीज़ें डेवलप करेंगी और जो अभी मैंने ये 4 पॉइंट गिनाए इनसे बच्चों को बचाएंगी। तो अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे बच्चे फिर गलत रास्ता पकड़ लेंगे। जैसा कि आज तक हमारा 50% समाज लगभग इसी रास्ते पर है। और अगर इससे भी ज़्यादा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और कुछ अच्छा करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें और प्रगति विकास करें, तो उसके लिए फिर माताओं को और हमारे पुरुष साथियों को भी एक कदम बढ़ाना होगा। कि मैं कहूँगी कि फिर इससे भी अलावा हमें अपने बच्चों को हर साल बचपन से ही मेडिटेशन, विपासना शिविर में भेजना चाहिए। क्योंकि विपासना शिविर में जब बच्चा जाएगा तो, और बल्कि आप भी जाएं, महिलाएं भी जाएं, विपासना शिविर तो एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ जाकर हमारी बुद्धि का जितना विकास वहाँ हो सकता है, शायद समाज में रहकर उतना विकास ना हो। वहाँ हम हर चीज़ को बारीकी से समझने का हमें मौका मिलता है, अवसर मिलता है कि जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन है क्या, और जीवन में हम विकास या प्रगति या तरक्की कैसे करें, और जीवन में हम किन किन चीज़ों से बचें। तो ये विपासना शिविर में सब कुछ मिलता है। अगर आपने बच्चों को वहाँ विपासना शिविर में भेजना शुरू किया तो आप देखेंगे, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि आपके बच्चे की बुद्धिमत्ता कितनी ऊपर के स्तर पर चली जाएगी। लेकिन ये 1-2 बार से नहीं होगा, आप लगातार, जैसे लगातार हमारा बच्चा स्कूल जाता है तब कहीं वो उत्तीर्ण होता है किसी एक कक्षा को, तो उसी तरह आप कई साल लगातार आप विपश्यना शिविर भेजेंगे तो बुद्धिमत्ता का विकास आप बच्चों में देख पाएंगे। और इन सब चीज़ों को करने के लिए, जैसे एक परिवार अगर कोई उद्देश्य डिसाइड करता है, निश्चित करता है कि हमें अपने बच्चे को वकील बनाना है, इंजीनियर बनाना है, IPS बनाना है, IAS बनाना है, तो उस बच्चे का उद्देश्य तो है, लेकिन उसके साथ साथ वही उद्देश्य उसके पूरे परिवार का हो जाता है, तब वो बच्चा उसे अचीव कर पाता है, तब वो कामयाब हो पाता है। यानी कि एकजुट हो जाना, पूरे परिवार का एकजुट हो जाना, एक विचार हो जाना, एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक तरह से कार्यरत हो जाना, तब एक बच्चा कामयाब होता है। तो ऐसे ही हमें इन सब चीज़ों से बचने और बचाने के लिए हमारे समाज को भी एकजुट होना होगा, एक साथ आना होगा, और तब जाकर हम अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना पाएंगे और उनको सुरक्षित कर पाएंगे, उनको अच्छा जीवन दे पाएंगे। तो यहाँ छोटी और एक होने के लिए हम सभी SC ST OBC समाज को एक साथ आना होगा, एक साथ विचार करना होगा, क्योंकि हम सभी इस देश के मूल निवासी हैं और बच्चे हमारा भविष्य हैं, इस देश का भविष्य हैं, और भविष्य को बचाने के लिए, भविष्य को तैयार करने के लिए हम सबको एक होना होगा। और एक होने की जो चीज़ है, जो हमारे महापुरुषों ने भी हमें बताई है कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो छोटे से स्लोगन से मैं यहाँ अपनी बात को समाप्त करूँगी, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। कि तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। अभी हम जिनके भरोसे बैठे हैं कि ये न्याय हमें देंगे, हमारे बच्चों का भविष्य बनाएंगे, ये शासन सत्ता में बैठे लोग, इनके भरोसे नहीं रहना। तो तैर के दरिया पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, फूलों की दुकानें खोलो, यानी कि साथ सहयोग से एक साथ मिलकर रहो, खुश होकर रहो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो,
और महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ो, फूले अम्बेडकरी प्रचार करो, फूले अम्बेडकरी प्रचार करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आपने बहुत सिंपल तरीके से हमें बहुत कुछ बताया। कि बेहतर रहेगा कि काम जारी रहे, बेहतर रहेगा कि काम जारी रहे, जब तक जिंदगी है ये संग्राम जारी रहे। स्वीटी चौहान जी और संजीवनी पवार